औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इस्लामिया कॉलेज पेशावर ने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। उसी सिलसिले के अंदर मैं जो हूँ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं आपका टीचर हूँ जो कि आपको इस सेमेस्टर के अंदर जावा का सब्जेक्ट पढ़ाएगा। अगर आपको याद हो तो हमारी तकरीबन एक दो वीक्स क्लासेस हुई थी मार्च के मंथ में, फिर उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ तमाम तालीमी इदारे भी बंद हो गए थे। फिर हमारी यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि हम जो है 9 वीक्स की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हर वीक के अंदर जो है वो 4 आवर्स की क्लासेस होंगी आपके साथ। तो उसी सिलसिले के अंदर ये आपकी पहली क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस वीडियो का जो लिंक है वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर के LMS के अंदर उसका जो URL है, जो लिंक है, वो मैं वहाँ पे स्टोर करूँगा। आपके साथ लिंक जो है वो मैं LMS के अंदर शेयर करूँगा। मैं LMS के अंदर जो है ये पूरी की पूरी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, तो लिहाजा आप लोगों से भी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरा ये चैनल है, इस चैनल का नाम है कोड विद फैसल, और इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो गालिबन इस एरिया के अंदर आपको एक सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा ड्यूरिंग दी वीडियो। तो आप उस बटन को क्लिक करके भी इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को फिर फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिले। इस चैनल के ऊपर इस टाइम पे जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन C++, जो कि बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग है C++ की, वो उसका एक सीरीज, एक प्लेलिस्ट उसकी चल रही है और बिल्कुल एक्टिव है। उसके अंदर जो है वीडियोस जो है वो मैं रेगुलरली जो है अपडेट करता रहूँगा और इसके अंदर ऐड करता रहूँगा। फिर एक सीरीज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ की, वो बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसको भी, और वो भी रेगुलरली अपडेट हुआ करेगी। 4 क्लासेस विद इन अ वीक, एवरी वीक 4 क्लासेस, ठीक है। और इसके साथ साथ एक सीरीज जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग की ऑलरेडी उसमें चल रही है, उसको भी मैं अपडेट करूंगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा और बहुत सारी आपको जो है वो सीरीज और प्लेलिस्ट जो है वो फ्यूचर के अंदर आपको मिलेंगी। तो आप इसको अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको फिर फ्यूचर नोटिफिकेशंस भी मिलेंगी, और जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी चैनल के ऊपर तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको आएगा। तो स्टार्ट करते हैं जनाब आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर यार हम ये देखेंगे कि एक क्लास जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है जावा के अंदर, और उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, और क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से कॉल किया जाता है। तो इस सिलसिले में हम लोग जो इस कोर्स के लिए जो आईडी यूज करेंगे, वो आईडी हमारा जो है नेटबीन्स आईडी है, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। आप उसको सर्च कर लें गूगल में और उसको डाउनलोड कर लें। नेटबीन्स आईडी मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, उसका वर्जन 8.2 है इस टाइम पे मेरे पास, जो कि आई एम श्योर पुराना वर्जन है। इससे भी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल हैं आजकल। तो देख लें, आपको जो भी सूटेबल लगता है आप उसको जो है वो डाउनलोड करके और अपने सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, मैं सब क्या करने लगा हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे क्लास बनाऊंगा, और उस जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं, और क्लास के अंदर जो है वो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं। तो उसी तरीके से इस क्लास के अंदर भी इसके मेंबर फंक्शंस होंगे और इसके वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। इस कोर्स को लेके एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आई विल अज्यूम कि आप लोगों के पास एक जो है प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज है, एंड आई विल ऑल्सो अज्यूम कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। वी विल नॉट बी स्टडीइंग द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसके फीचर्स को हम स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो की किस तरीके से जाती है। क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने C++ प्रोग्रामिंग और उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हुई होगी, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। हमने सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो जावा के अंदर अप्लाई करना है, क्योंकि उसका सिंटेक्स डिफरेंट है एज कम्पेयर टू C++। तो देखते हैं हम क्या होगा, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल मेन्यू के ऊपर और अपना एक नया प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट हम ओपन करेंगे। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ।
यहाँ से जो है आपको कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जावा सेलेक्ट हुआ हुआ है, जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट हुई हुई है। अगर इसके अलावा कोई ऑप्शंस अगर सेलेक्ट हुई हुई हैं तो आप काइंडली कोशिश करें कि जावा को सेलेक्ट कर लें और जावा एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट का बटन है, मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को एक नाम दूंगा, एक मीनिंगफुल नाम दे दें। लेट्स सपोज मैं इसमें लिख देता हूँ फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये हमारी चूंकि फर्स्ट क्लास है तो इसलिए मैं इसका नाम भी फर्स्ट क्लास रख देता हूँ। फिर जो भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो वो प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर बनेगा आपके सिस्टम के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर, और वो जो फोल्डर होगा वो किसी लोकेशन पे बनेगा। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट लोकेशन है वो मेरे सिस्टम्स के अंदर वो क्या है, सी यूजर स्पेशल सही डॉक्यूमेंट मीन्स के मेरे सिस्टम के अंदर जो माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स। तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट होगा नया जो मैं बना रहा हूँ इस टाइम पे, जिसका नाम है फर्स्ट क्लास, इसके लिए एक फोल्डर बनेगा, और वो फोल्डर कहां बनेगा, नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के अंदर, जो कि बेसिकली माय डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर है इस टाइम पे। तो मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए जो है फर्स्ट क्लास नामी एक फोल्डर बनेगा नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, आपने अगर इस फोल्डर को, इस प्रोजेक्ट फोल्डर को अगर कहीं और अगर स्टोर करना है, कहीं और अगर आपने क्रिएट करना है, तो आप ब्राउज का बटन यूज करके अपने सिस्टम्स को ब्राउज करके और जहां कहीं पर भी सी में, डी में, ई में, ठीक है, जिस ड्राइव में भी, जिस लोकेशन पे भी आप अपना ये नया फोल्डर बनाना चाहते हो आप इसको बना सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर मेन क्लास बनाना चाहता हूं या नहीं बनाना चाहता। तो मैं इस प्रोग्राम को ना दो तरीकों से आपको करके दिखाऊंगा। पहले मैं इस तरह कर लेता हूं कि मैं इसमें मेन क्लास जो है वो मैं क्रिएट करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि भाई मेरे प्रोग्राम के अंदर ना मेन क्लास भी क्रिएट हो। बेसिकली मेन क्लास आपकी वो क्लास होती है जिसमें आपका मेन फंक्शन पड़ा होता है, और सी प्लस प्लस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टडी की होगी कि मेन फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन है जहां से कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। सेम उसी तरीके से आपके जावा प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो है मेन फंक्शन है और वहां से ही आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होगी। लेकिन मसला ये है कि सी प्लस प्लस के अंदर आपका मेन फंक्शन जो है वो किसी क्लास के अंदर नहीं होता, जबकि जावा के अंदर जो है ना आपका इवन जो मेन फंक्शन है वो भी एक क्लास के अंदर होगा। तो देयर इज नथिंग आउटसाइड द क्लास। ठीक है, सिवाय चंद एक स्टेटमेंट्स के जिनको कि हम आगे फ्यूचर में जाके स्टडी करेंगे, और वहां पे जाके फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि भाई ये वो स्टेटमेंट्स हैं विच आर नॉट रिटन इनसाइड द क्लास, इनको क्लास से बाहर ही लिखा जाता है। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूं यार मेरे लिए ना मेन क्लास बना दो। ठीक है, ये वो क्लास होगी जिसमें आपका मेन फंक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं मेन क्लास। और यहाँ पे जो कुछ लिखा है ना इस सब को मैं क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा और अपनी मेन क्लास को मैं नाम दे दूंगा। लेट सपोज मैं अपनी मेन क्लास को नाम देता हूं जी टेस्ट। तो मेरी एक मेन क्लास होगी जिसका नाम क्या होगा, टेस्ट उसका नाम होगा। ठीक है, वो भी मेरी इस प्रोग्राम, इस प्रोजेक्ट के अंदर बन जाएगी। तो इसको मैं कर देता हूं फिनिश। थोड़ी देर के बाद आपका ये नया प्रोजेक्ट जो है ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखें तो ये बेसिकली कमेंट्स हैं, बिल्कुल उस तरीके से लिखे जा रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से सी प्लस प्लस के अंदर लिखे हुए जाते हैं। तो मैं इन कमेंट्स को क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे ये कमेंट्स हैं, इनको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि प्रोग्राम आपका जो है वो इजीली रीडेबल हो। और यहाँ पे जो कमेंट्स हैं इनको भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ओके, फॉन्ट साइज थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा। फॉन्ट साइज छोटा करने का तरीका सिंपल है। आप टूल्स, ये आपका मेन्यू बार है, इसमें टूल्स का मेन्यू है। इसमें आप ऑप्शंस पे आ जाएं और ऑप्शंस के अंदर ये फॉन्ट्स एंड कलर्स आपको नजर आ रहा होगा, आप इसको क्लिक कर लें। इसके अंदर ये जो डिफॉल्ट फॉन्ट है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें क्योंकि दिस फॉन्ट जो कि आपको नजर आ रहा है पीछे, इसको कहते हैं डिफॉल्ट फॉन्ट। और यहाँ पे ये फॉन्ट का साइज जो है वो 30 है, 30 मोनो स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको मोनो स्पेस ही रहने देता हूँ। साइज इसका जो है वो मैं 30 से 24 कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ, अप्लाई ओके। तो मेरे लिए ये काफी है, मुझे भी नजर आ रहा है कोड और आपको भी इंशाल्लाह कोड नजर आएगा। अच्छा, जैसे ही आपने ओके प्रेस किया तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये एक आपको नजर आ रहा होगा, ये प्रोजेक्ट्स की विंडोज है।
ठीक है, ये विंडो है प्रोजेक्ट्स की, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। आप जब पहली दफा इसको देख रहे होंगे, नेटबीन्स अगर आपने फर्स्ट टाइम पे इंस्टॉल की है और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आप जब देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे मजीद कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा सिवाय इस प्रोजेक्ट के जिसका नाम है फर्स्ट क्लास। इस प्रोजेक्ट को हमने अभी अभी क्रिएट किया है। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए ये जो ऑलरेडी जो पहले से बने हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पहले से बने हुए हैं। ठीक है, तो इन सब तमाम प्रोजेक्ट्स को मैं क्या कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। तो आपको ना कुछ इस किस्म का नजर आ रहा होगा प्रोजेक्ट्स के विंडो के अंदर आपका ये एक ही प्रोजेक्ट होगा, फर्स्ट क्लास इस प्रोजेक्ट का नाम है। इसके साथ एक प्लस का साइन है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे सोर्स पैकेजेस को क्लिक कर लेता हूँ, इसको मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ। इसमें एक ही पैकेज है इस टाइम पे, डिफॉल्ट पैकेज, मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ। इसमें एक फाइल बन गई है जिस फाइल का नाम है test.java। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो कि आपने याद रखना है कि यार आपकी देखिए यहाँ पे एक ही क्लास बनी हुई है जो कि आपकी मेन क्लास है। आपने कहा था ना कि भाई मेन क्लास मुझे बनानी है। ठीक है, थोड़ा सा आप इस वीडियो को जरा रिवाइंड कर लें और देख लें। हमने मेन क्लास जो है वो जब बनाई थी तो हमने उसका नाम क्या रखा था, टेस्ट रखा था। तो ये आपकी क्लास है जो कि मेन क्लास है, टेस्ट इसका नाम है। यहां से इस क्लास की बॉडी शुरू होती है, यहां पे इसकी बॉडी खत्म होती है और इसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज योर मेन फंक्शन। ये आपके जावा का मेन फंक्शन है। ठीक है, तो ये जिस क्लास के अंदर भी मेन फंक्शन होगा वो क्लास क्या कहलाएगी, मेन क्लास, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मेन क्लास जिस फाइल के अंदर हम जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं, ये जो सोर्स कोड है ये जो आपकी मेन क्लास का जो सोर्स कोड है, ये जिस फाइल के अंदर स्टोर होगा उस फाइल का नाम वही होना चाहिए जो कि आपकी मेन क्लास का नाम है। आपकी मेन क्लास का नाम टेस्ट है, तो यहां पे देखें फाइल का क्या नाम है, फाइल का नाम है test.java। हर वो फाइल जिसकी एक्सटेंशन है .java, ये वो फाइल होती है जिसमें जावा का सोर्स कोड पड़ा होगा। तो ये इस चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी जो भी मेन क्लास का नाम होगा वही नाम आपकी फाइल का नाम भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी अगर क्लास का नाम है लेट्स सपोज टेस्ट, तो यहाँ पे फाइल का नाम जो है ना abc.java, नो, दिस इज नॉट अलाउड। आपका प्रोग्राम जो है वो इवन कंपाइल भी नहीं होगा, रन तो बहुत दूर की बात है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि यहां पे हम एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास बनाते हैं, तो क्लास बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्लास का कीवर्ड। ठीक है, और क्लास का नाम जो है वो मैं रख देता हूं क्लास स्टूडेंट। मैं एंटर करता हूं, कर्ली ब्रेसेस ओपन और एंटर करूंगा तो ये इसकी क्लास की बॉडी बन जाएगी। दूसरी बात ये है, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्लास के नेम, फाइल के नेम को लेके उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी एक जो फाइल है ना उसमें मल्टीपल क्लासेस एग्जिस्ट कर सकती हैं, देयर इज नो इशू। ठीक है, उसकी लिमिट भी कोई नहीं है। लेकिन आपकी जो एक फाइल होगी ना, लेट सपोज इस फाइल का नाम है test.java, test.java। जो फाइल का नाम होगा आपकी इस फाइल के अंदर जो क्लास है टेस्ट, वही वाली क्लास आपकी पब्लिक होगी। बाकी तमाम क्लासेस जो है वो उनमें से किसी भी क्लास, कोई सी भी क्लास जो है वो पब्लिक नहीं हो सकती। चलिए इस चीज को थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं। देखें, मैंने ये कहा कि आपकी इस फाइल के अंदर जो है मल्टीपल नंबर ऑफ क्लासेस हो सकती हैं। जैसे आपके पास एक ये क्लास है, एक ये क्लास है, दो क्लासेस हैं। इन दो क्लासेस में से कोई एक क्लास पब्लिक होगी। ये नहीं है कि आपकी सारी की सारी क्लासेस पब्लिक होंगी। ठीक है, अब ये जो क्लास है ना, इसको मैंने पब्लिक इसलिए यहां पे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है, सॉरी, ये क्लास डिफाइन हुई हुई है और पब्लिक डिफाइन हुई हुई है बिकॉज इस क्लास का नाम और इस फाइल का नाम सेम है। तो जो आपकी लेट्स सपोज test.java जो फाइल है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट नामी क्लास होगी ये पब्लिक होगी। बाकी तमाम की तमाम क्लासेस के साथ जो है वो आपने पब्लिक का कीवर्ड नहीं लगाना। तो जब आप किसी क्लास के साथ कोई कीवर्ड नहीं लगाते तो वो क्लास आपकी जो है वो डिफॉल्ट क्लास है। ठीक है, डिफॉल्ट उसका एक्सेस स्पेसिफायर है। अब हम क्या करते हैं, ये जो स्टूडेंट नाम की जो क्लास हमने बनाई है ना, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दो इसके हम क्लास वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं वो नॉर्मली प्राइवेट होते हैं। ठीक है, तो मैं प्राइवेट का कीवर्ड लिखूंगा, प्राइवेट int, इंटीजर मींस इंटीजर टाइप का मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं और उसका नाम मैं रख रहा हूं रोल नंबर।
इसी तरीके से मैं एक और प्राइवेट टाइप का वेरिएबल बना रहा हूं जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और उसका मैं वेरिएबल का नाम रख देता हूं स्टूडेंट नेम। ये मेरे पास दो वेरिएबल्स हो गए। अब इसके बाद मैं क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो बनाता हूं। कंस्ट्रक्टर क्या चीज है? सी प्लस प्लस में आप लोगों ने पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है क्लास का जिसका नाम और क्लास का नाम एक तो ये कि सेम होगा, इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होगी, नॉट इवन वॉइड, मैं इसकी रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं लिख सकता। नंबर 3, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है इसको आप किसी किस्म का कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते, कोई इसको वैल्यू नहीं पास कर सकते आप, ठीक है। तो मैं यहां पे डिफाइन करता हूं कंस्ट्रक्टर। तो जितने भी आपके नॉर्मली जो मेथड्स होते हैं ना क्लास के, वो पब्लिक होते हैं, और जितने भी आपके क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं ना क्लास के, वो सारे क्या होते हैं? नॉर्मली प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा पब्लिक अपने मेथड का नाम, भाई मेरे मेथड का नाम स्टूडेंट है, इसको मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूंगा और इसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होगी, नॉट इवन वॉइड, मैं यहां पे वॉइड भी नहीं लिख सकता, ठीक है। आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर। बहरहाल ये मैंने बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। ये पहली टाइप है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। टाइप कोई सी भी हो कंस्ट्रक्टर की, काम उसका सेम होता है कि वो आपके क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करेगा। जब भी इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्टूडेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा, चाहे उसकी कोई भी टाइप हो, द responsibility of the constructor is to initialize that particular object, means कि उसके जो वेरिएबल्स हैं उसको इनिशियलाइज कर ले। तो मैं कहता हूं यार चलो जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो, रन हो, तो वो मेरे इस क्लास के वेरिएबल रोल नंबर में 0 डाल दे और क्लास के स्टूडेंट नेम नामी वेरिएबल के अंदर जो है वो ये वैल्यू डाल दे, एम्प्टी। कोशिश करें कि आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट आप सेमीकोलन लगाएं, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके आगे सेमीकोलन नहीं लगती, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड हैं, जिसमें लेट सपोज आपके सामने है ये स्टेटमेंट के सामने नहीं लगेगी, ठीक है। ये जो क्लास की डेफिनेशन जहां से शुरू हो रही है यहां नहीं लगेगी, आपकी ये जो कंस्ट्रक्टर है या जो भी मेथड है उसकी जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है यहां पे भी सेमीकोलन नहीं लगेगा, ठीक है। तो साथ साथ आप देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसके सामने आपको सेमीकोलन नहीं लगाना पड़ेगा, तो वो आपको तो जो है वो उसका आइडिया हो जाएगा वक्त के साथ साथ। तो ये तो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, ये कंस्ट्रक्टर मेरा क्या कहलाता है? दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। भाई कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम जो है ना वो सेम होगा। तो चूंकि मेरी क्लास का नाम स्टूडेंट है जिसके अंदर मैं ये कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं, तो इसलिए इसका नाम भी स्टूडेंट होगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होगा जिसको मैं आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा, ठीक है, जिसको मैं पैरामीटर्स पास करूंगा। तो इसको ना मैं 2 टाइप्स के पैरामीटर्स इसको पास करूंगा, ठीक है। इंटीजर आई कॉमा स्ट्रिंग एन, इंटीजर आई स्ट्रिंग एन। जब भी मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा तो इसको मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा। पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो इंटीजर टाइप का होगा और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। जो इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट होगा वो इस वेरिएबल आई के अंदर आके स्टोर होगा और जो स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट होगा वो इस वेरिएबल एन में आके स्टोर होगा। अब ये जो वेरिएबल आई और वेरिएबल एन के अंदर जो वैल्यूज आ रही है ना, कहां से आ रही है उसका वर्क फ्लो भी हम देख लेंगे थोड़ी देर में, उसकी एग्जीक्यूशन भी अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। लेकिन जब वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर तो आई की वैल्यू उठा के, ठीक है, सॉरी इसका नाम मैं इंटीजर आर रख देता हूं, ठीक है, आसानी के लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस वेरिएबल आर की वैल्यू उठा के ना मैं इस क्लास के इस रोल नंबर वेरिएबल के अंदर उठा के डाल दूंगा और आपकी ये वेरिएबल एन की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट नेम वेरिएबल के अंदर मैं जो कि क्लास का वेरिएबल है इसके अंदर उठा के स्टोर कर दूंगा। तो असाइन करने का तरीका सिंपल है, आप जस्ट लिख दो रोल नंबर इज इक्वल टू आर, क्योंकि आर की वैल्यू जो है वो आप रोल नंबर वेरिएबल में डालना चाहोगे और स्टूडेंट नेम वेरिएबल के अंदर जो है वो आप वेरिएबल
n की वैल्यू जो है वो स्टोर करना चाहोगे, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके सामने मैं कमेंट्स के अंदर लिख भी देता हूं, दिस इज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज योर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते, जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर पैरामीटर्स पास किए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, जो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है, नाम तो जाहिर सी बात है उसका स्टूडेंट ही होगा, लेकिन वो जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कहलाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी कि वो पहले से बने हुए किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी आपको क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो इसको क्या पास करेंगे, इसको स्टूडेंट टाइप का हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे। स्टूडेंट टाइप का आर्गुमेंट मींस के स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम इसको पास करेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो किस तरीके से हम बना सकते हैं स्टूडेंट क्लास के। तो मैं चूंकि इस कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से स्टूडेंट क्लास का पहले से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट उसकी कॉपी बनाना चाहता हूं, ठीक है। और जो पहले से बना हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस एस में पड़ा है, तो मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ इस ऑब्जेक्ट एस के रोल नंबर और स्टूडेंट नेम फील्ड की वैल्यूज हैं वही वैल्यूज मेरे नए ऑब्जेक्ट के रोल नंबर और स्टूडेंट नेम वाली फील्ड की वैल्यूज बन जाएं, ठीक है, क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाना चाहता हूं। तो मैं जस्ट लिखूंगा रोल नंबर इज इक्वल टू एस डॉट रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू एस डॉट स्टूडेंट नेम, ठीक है। इसको जो है अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको फिलहाल जो है वो आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लें, क्योंकि जब हम इसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की मदद से, एक ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से। तो वहां पे आपको सारी जो एग्जीक्यूशन होगी वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये इसकी एंडिंग बॉडी है। मैं यहां से बाहर निकलता हूं और यहां पे अब मैं क्या करता हूं, कुछ मेथड्स बनाता हूं जो कि मुझे रोल नंबर, जो देखें आपकी जो क्लास है ना, इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम। तो रोल नंबर वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं उनके साथ आप क्या करते हो, दो काम करते हो। या तो आप रोल नंबर में पड़ी हुई या वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस करोगे, उसको रीड करोगे, उसको गेट करोगे, या रोल नंबर वेरिएबल के अंदर आप जो है कोई वैल्यू असाइन करोगे, उसके अंदर कोई वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, उसके अंदर कोई वैल्यू सेट करोगे। तो वैल्यू सेट करने के लिए रोल नंबर नामी वेरिएबल में वैल्यू सेट करने के लिए मैं एक मेथड बनाऊंगा। रोल नंबर वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा या मेंबर फंक्शन बनाऊंगा। इसी तरीके से स्टूडेंट नेम जो आपका है, जो क्लास का जो ये वेरिएबल है, ठीक है, क्लास का ये जो मेंबर है, इसके अंदर वैल्यू सेट करने के लिए, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए मैं एक मेथड बनाऊंगा और इसके अंदर से वैल्यू को गेट करने के लिए मैं एक मेथड बनाऊंगा, ठीक है। तो इस वेरिएबल के लिए एक गेटर मेथड, एक सेटर मेथड, और इस वेरिएबल के लिए भी एक गेटर मेथड, एक सेटर मेथड, ठीक है। तो वो हम बनाते हैं बारी बारी और उसका हम लोग जो है वो मीनिंगफुल नाम रखेंगे। नॉर्मली दे आर पब्लिक मेथड्स, ठीक है, पब्लिक। अब मैं पहले तो क्या करता हूं कि सेटर मेथड्स बनाता हूं। तो सेटर मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो कि वैल्यूज को सेट करेंगे। तो इनकी रिटर्न टाइप, यानी कि ये तो कोई वैल्यू रिटर्न तो नहीं करेंगी, तो इसलिए इसकी रिटर्न टाइप मैं रख देता हूं वॉइड, और इसका नाम रख देते हैं जी सेट नेम। सेट नेम नाम से जाहिर है एक ऐसा मेथड होगा जो कि नेम की वैल्यू को क्या कर लेगा, सेट कर देगा, ठीक है। तो मैं जब भी सेट नेम मेथड को कॉल करूंगा तो मैं इसको ना स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल पास करूंगा n, और ये जो n वेरिएबल है इसकी वैल्यू कहां चली जाएगी, ये जी चली जाएगी स्टूडेंट नेम फील्ड के अंदर, जो कि स्टूडेंट क्लास के अंदर मौजूद एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है, यहां पे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। ओके, इसी तरीके से ये तो मैंने मेथड बना दिया सेट नेम के नाम से, जो कि स्टूडेंट नेम जो फील्ड है आपकी, जो क्लास का जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू सेट करेगा। इसी तरीके से पब्लिक वॉइड सेट
रोल नंबर, इसकी वैल्यू सेट करने के लिए भी मैं यानी कि रोल नंबर वाली जो आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेट करने के लिए भी मैं एक वेरिएबल यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा और इसको मैं इंटीजर टाइप का एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। और ये जो इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट है, ये जो वेरिएबल आर है, इसकी वैल्यू कहां जाके स्टोर होगी? इसकी वैल्यू रोल नंबर फील्ड में जाके स्टोर हो जाएगी। ओके जी, तो ये आपकी दो सेटर मेथड्स बन गए, क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो इसलिए दो सेटर मेथड्स होंगे, और चूंकि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो इसलिए दो इसके गेटर मेथड्स भी बनेंगे जो कि इसकी वैल्यू को गेट करके आपको देंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पे मेथड अपना पब्लिक, पहला मेथड जो है मैं चाहता हूं कि वो मुझे रिटर्न करके दे स्टूडेंट का नाम। तो स्टूडेंट का नाम तो पड़ा होगा जी इस वेरिएबल में जिसका नाम है स्टूडेंट नेम, और इसकी रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। तो लिहाजा पब्लिक के बाद मैं रिटर्न टाइप लिखूंगा उसकी क्या? स्ट्रिंग, क्योंकि उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। और उसका नाम मैं रखता हूं गेट स्टूडेंट नेम, ये फंक्शन का नाम है, इसको कोई आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। और यहां पे आप सिंपल लिख दें रिटर्न स्टूडेंट नेम, यानी कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, जहां पर भी ये फंक्शन कॉल होगा, तो वो स्टूडेंट नेम फील्ड के अंदर पड़ी हुई वैल्यू रिटर्न कर देगा। और इसी तरीके से रोल नंबर की वैल्यू रिटर्न करने के लिए मैं लिखूंगा फंक्शन अपना पब्लिक, और चूंकि रोल नंबर की वैल्यू जो है वो चूंकि पड़ी हुई है इस वेरिएबल में, क्लास के इस वेरिएबल में, और इसकी डेटा टाइप है इंटीजर, तो इसलिए इस फंक्शन जो मैं बना रहा हूं इसकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर होगी। और इसका नाम मैं रखता हूं गेट स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। और यहां पे सिंपल एक स्टेटमेंट लिख दूंगा रिटर्न रोल नंबर, ठीक है। बल्कि इसका नाम रख देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, और इसका नाम रख देते हैं गेट रोल नंबर। तो आपके यहां पे ये दो गेटर मेथड्स और यहां पे आपके दो सेटर मेथड जो है वो आपके बन गए। इसी तरीके से ये आपकी क्लास का कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, विच विल बी यूज्ड टू क्रिएट द कॉपीज ऑफ योर क्लास ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज योर कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसी तरीके से एक आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, इसी तरीके से आपने एक यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन किया है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस क्लास के अंदर एक मेथड बना लेते हैं जो कि पब्लिक होगा, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, और इसको मैं नाम देता हूं प्रिंट का, ठीक है। ये जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये मुझे स्टूडेंट का नाम और उसका जो रोल नंबर है उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो चूंकि प्रिंटिंग के लिए या आउटपुट के लिए हम जावा के अंदर system.out.println या प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे सिस्टम की क्लास, ठीक है, उसका आउट वेरिएबल डॉट प्रिंट लाइन का मेथड, ठीक है। और इसके अंदर जो भी आपने प्रिंट करना होता है, जो भी आपने स्ट्रिंग प्रिंट करना होता है, वो आप यहां पे लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कि द नेम ऑफ स्टूडेंट इज, ठीक है, स्टूडेंट का नाम कहां पे स्टोर्ड है? स्टूडेंट का नाम जो है वो स्टोर है जी इस वेरिएबल में जिसका नाम है स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट नेम, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि क्या मैंने यहां पे कोई ऐसा फंक्शन बनाया है जो कि मुझे स्टूडेंट नेम गेट करके दे रहा है, रिटर्न करके दे रहा है? यस, ये फंक्शन है मेरे पास जो कि मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा है? स्टूडेंट नेम रिटर्न करके दे रहा है, और इस फंक्शन का नाम क्या है? गेट स्टूडेंट नेम। तो मैं यहां पे वेरिएबल का नाम लिखने की बजाय इस फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूं, गेट स्टूडेंट नेम। इसी तरीके से ये तो स्टूडेंट का नाम आपको गेट करके देगा। system.out.println स्टेटमेंट मैं दोबारा यूज कर रहा हूं इन ऑर्डर टू प्रिंट द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो मैं लिख देता हूं यहां पे द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज। इसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि आप या तो यहां पे
रोल नंबर नाम का ये जो वेरिएबल है, चूंकि इसी में रोल नंबर पड़ा है, तो आप ये जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है रोल नंबर नाम का, आप इसको यहाँ पे लिख दें। या आप इस तरह कर लें कि रोल नंबर की वैल्यू को गेट करने के लिए आपने एक मेथड बनाया हुआ है जो कि आपको रोल नंबर की वैल्यू गेट करके देगा, इसका नाम है गेट रोल नंबर। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे ये जो फंक्शन है गेट रोल नंबर के नाम से आप इस फंक्शन को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसका नाम शायद गलत लिखा है मैंने, गेट रोल नंबर। ओके, आर इज स्मॉल। ठीक है, बेसिकली जावा जो है वो एक बहुत ही ज्यादा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चूंकि यहाँ पे मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसमें गेट रोल नंबर उसका नाम है और उसमें रोल नंबर का जो आर है वो कैपिटल है, तो यहाँ पे आर जो था क्या था, स्मॉल था, तो इसलिए ये एरर दे रहा था। ठीक है, तो जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, आप इसका ख्याल रखें कि जो भी आपने जिस तरीके से भी आपने फंक्शन का नाम जो है वो डिफाइन किया हुआ है, तो उस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो उसका नाम जो है ना आपने एज इट इज जो है वो यूज करना है। तो यहाँ पे आपने प्रिंट का फंक्शन यूज किया। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास की बॉडी जो है, यानी कि जो स्टूडेंट क्लास है, इसकी बॉडी यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे टेस्ट क्लास के अंदर, चूंकि ये आपकी मेन क्लास है और मेन क्लास आपकी वो क्लास होती है जहां से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट क्लास है उसके दो ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूं। तो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने का तरीका सिंपल है, आप जस्ट अपनी क्लास का नाम लिखें। अच्छा, ये कोड जो है ये बेसिकली मैं लिख रहा हूं मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, आपका मेन फंक्शन जो है वो पब्लिक होगा, आपका मेन फंक्शन जो है वो स्टैटिक होगा, इसकी रिटर्न टाइप होगी वॉइड, ये आपके मेन फंक्शन का नाम है। और ये जो आर्ग्यूमेंट है बेसिकली एक स्ट्रिंग टाइप की एक अरे आप इसको पास कर रहे हो एज एन आर्ग्यूमेंट, और उस अरे का नाम ARGS है। अक्सर बुक्स में गूगल के ऊपर एग्जांपल्स अगर आप देखते हैं प्रोग्रामिंग की जावा में, तो वहां पे जो है वो स्ट्रिंग टाइप की जो अरे पास की जा रही होती है उसका हमेशा नाम जो होता है ना, हर जगह पे तकरीबन आपको जो नजर आएगा वो ARGS या आर्ग्स नजर आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस यहाँ पे आर्ग्स ही लिखना है, दिस इज जस्ट अ नेम ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, आप इसका जो है वो कोई भी नाम अपनी मर्जी का रख सकते हो। तो बहरहाल हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूं कि मैं ये जो पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो ये यहाँ पे बेसिकली जो पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू बन रहा है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट मैं बनाने लगा हूं वो मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाने लगा हूं। लेकिन मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को पहले किस किस्म का आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का और दूसरा किस किस्म का आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का वो मुझे पास करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जब यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इस तरह से नहीं होगा कि यहाँ पे पहले आप स्ट्रिंग दे दो और फिर इंटीजर दे दो। वो इसलिए बिकॉज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हुए आपने बताया था कि भाई मैं पहले एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करूंगा जब भी मैं इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, और फिर उसके बाद मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करूंगा। ठीक है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे पहले एक इंटीजर वैल्यू पास करूंगा, ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं स्ट्रिंग वैल्यू पास करूंगा। स्ट्रिंग वैल्यू जब भी पास की जाती है डबल कोट्स के अंदर पास की जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट का रोल नंबर है 120 और उसका नाम क्या है, हारिस। इसी तरीके से मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं स्टूडेंट क्लास का थ्रू द हेल्प ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी कि पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट्स। अब देखें, एक ऑब्जेक्ट आपका यहां पे बना है जिसका रेफरेंस जो है वो इस S1 वेरिएबल के अंदर गया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट आपका स्टूडेंट क्लास का यहां पे बना है, इस स्टेटमेंट के थ्रू बनेगा, और उसका रेफरेंस जो होगा इस ऑब्जेक्ट का वो S2 के अंदर जाएगा। तो दो ऑब्जेक्ट्स तो आपके ऑलरेडी बने हुए हैं ना, आपने पहले ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी है या दूसरे ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं कहता हूं चलो मैं पहले ऑब्जेक्ट की कॉपी भी बनाना चाहता हूं और दूसरे ऑब्जेक्ट की कॉपी भी बनाना चाहता हूं। तो पहले ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट S3। ये S3 जो है ये स्टूडेंट क्लास का एक वेरिएबल है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ये वेरिएबल है, और ये रेफरेंस्ड टाइप वेरिएबल है क्योंकि इसकी टाइप जो है वो एक यूजर डिफाइंड क्लास है। ओके, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट।
और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को जो है सॉरी जो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो अगर मैं आपको दिखा दूं, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या आर्ग्यूमेंट पास करते हो, किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का, स्टूडेंट टाइप का आप इसको आर्ग्यूमेंट पास करोगे। ओके, अब आप मेन फंक्शन में आओ और मुझे ये बताओ कि इस लाइन से पहले आपने इस मेन फंक्शन के अंदर स्टूडेंट टाइप के कितने आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं, दो, एक इस लाइन पे और एक इस लाइन पे, एक S1 है एक S2 है, आपने किसकी कॉपी बनानी है, S1 की। ओके, तो यहां पे लिख दो S1। ओके, अब हम कहते हैं यार S2 की भी कॉपी बनानी चाहिए, तो मैं लिख देता हूं यहां पे स्टूडेंट S4, ये आपका चौथा वेरिएबल है, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। और यहां पे कॉपी किसकी बनानी है, S2 की, तो मैं यहां पे सिंपल S2 लिख दूंगा। ऑलराइट, अब आपकी जो है ना सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक मैसेज लिखता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहां पे मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि व्यूइंग डिटेल्स ऑफ S1 स्टूडेंट, ताकि आपको आइडिया हो कि आप इस टाइम पे कौन से स्टूडेंट को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। और यहां पे सिंपल मैं लिखता हूं S1 डॉट प्रिंट, ठीक है, तो S1 की डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगी। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट यहां पे लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि भाई मैं अभी कौन से ऑब्जेक्ट की डिटेल्स देख रहा हूं, व्यूइंग डिटेल्स ऑफ S2, सिंपल S2 डॉट प्रिंट का फंक्शन यहां पे कॉल कर लें। इसी तरीके से मैं इन चारों लाइंस को कर लेता हूं कॉपी, ठीक है, और अकॉर्डिंगली फिर मैं इनको चेंज कर दूंगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन व्यूइंग डिटेल्स ऑफ S3 स्टूडेंट, तो यहां पे जो फंक्शन कॉल होगा वो S3 के लिए कॉल होगा, और इसी तरीके से व्यूइंग डिटेल्स ऑफ S4 स्टूडेंट, और यहां पे S4 डॉट प्रिंट। ये सारा कुछ लिखने के बाद मैं एक दफा इस कोड को रन कर देता हूं, और रन करने के बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लाइन बाय लाइन कि ये जो टेस्ट क्लास है और जो मेन फंक्शन है इसके अंदर ये जो तमाम लाइंस हैं, ये मैं आपको लाइन बाय लाइन ये जो कोड है ये मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। लेकिन ये साथ साथ जब तक आपको आउटपुट नजर नहीं आएगा तो ये चीज फिर आपको क्लियर नहीं होगी। अच्छा, आपने कोड लिख दिया सारा, इसको सेव कर ले, ठीक है। सेव करने के बाद आपके पास यहां पे ये प्रोजेक्ट जो है इसको रन करने का आपके पास ये ऑप्शन है, आप यहां से भी रन कर सकते हैं, या आप यहां पे फाइल के अंदर राइट क्लिक कर लें, यहां पे रन फाइल का ऑप्शन है, यहां से भी आप इसको रन कर सकते हो, ठीक है। 3-4 मुख्तलिफ तरीके हैं प्रोजेक्ट्स को रन करने का। तो मैं यहां से नॉर्मली मेरी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि मैं यहाँ पे जो टूल बार है, इस टूल बार के ऊपर ये जो रन का बटन है मैं इसको क्लिक कर देता होता हूँ, ठीक है। इसको मैं जैसे ही रन करूंगा, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको एक विंडो नजर आ रही होगी, ठीक है, ये पहले नहीं नजर आ रही थी, इस विंडो को कहते हैं आउटपुट विंडो, ठीक है। दिस विंडो इज कॉल्ड एज एन आउटपुट विंडो, ठीक है। तो ये आउटपुट विंडो जो है आपकी इस टाइम पे जो है वो आपको आपका आउटपुट दिखा रही है, जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो है यहाँ पे प्रोग्राम मैंने इसको रन कर दिया है, ठीक है। प्रोग्राम भी आपके सामने है और इसका जो आउटपुट है वो भी आपके सामने है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मेन फंक्शन की जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या कर रही है, ठीक है। जो पहली स्टेटमेंट है उसमें मैंने लिखा है यार स्टूडेंट क्लास का ना एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम होगा S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। न्यू का कीवर्ड है और इसके साथ ये मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो आपका जो मेन फंक्शन है इसके नीचे जितनी भी लाइंस ऑफ कोड है ये सारी की सारी होल्ड हो जाएगी जब तक कि ये फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो बेसिकली ये जो न्यू स्टूडेंट है ये क्या करेगा, ये एक स्टूडेंट क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट का जो भी रेफरेंस होगा ना वो इस S1 के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं कि स्टूडेंट जो मेथड है, जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें बेसिकली स्टेटमेंट क्या लिखी है। तो भाई ये जो आपका स्टूडेंट का मेथड है ये जब चलेगा तो ये क्या करेगा,
कि ये एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा स्टूडेंट क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर चूंकि ये ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, स्टूडेंट क्लास के आप 10 ऑब्जेक्ट्स बनाओ, उसके अंदर दो डेटा मेंबर्स होंगे, एक का नाम रोल नंबर है, एक का नाम स्टूडेंट, क्योंकि ये जो स्टूडेंट नेम सॉरी, क्योंकि ये जो क्लास होती है, क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है, क्लास आपके पास एक टेम्पलेट है, और ऑब्जेक्ट्स आप इससे अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। बेसिकली ये जो क्लास होती है ये ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन भी इसको कह सकते हैं कि यू आर डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप बता रहे हो कि यार आपके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें कितने डेटा मेंबर्स होंगे, कितने उसके वेरिएबल्स होंगे। तो बहरहाल जब ये स्टूडेंट क्लास का ये जो कंस्ट्रक्टर जब चलेगा, तो जो नया आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसका रेफरेंस S1 में पड़ा है, बिकॉज यहां पे देखें मेन फंक्शन के अंदर आप कह रहे हो न्यू स्टूडेंट और आप कह रहे हो स्टूडेंट S1, तो ये जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा इसका रेफरेंस कहां स्टोर होगा, S1 के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो दोबारा वापस जाते हैं यहाँ पे आपके इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, तो जो नया स्टूडेंट बन रहा है ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट क्लास का जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका रेफरेंस स्टोर होगा S1 वेरिएबल में, और इस ऑब्जेक्ट के रोल नंबर फील्ड की वैल्यू होगी 0, और इस ऑब्जेक्ट के स्टूडेंट नेम फील्ड की वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी। ओके, तो डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आपका ये जब ये कंस्ट्रक्टर जब आपका चल जाएगा सक्सेसफुली, तो आपका एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा वो S1 वेरिएबल में स्टोर होगा। डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको दिखा सकूं, मेरे पास अगर व्हाइट बोर्ड होता है इस टाइम पे, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ इस किस्म की एक फिगर बना के देता। ये आपके पास स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, इसका रेफरेंस पड़ा हुआ है S1 के अंदर, इसके रोल नंबर फील्ड में वैल्यू पड़ी हुई है 0, और इसके स्टूडेंट नेम में वैल्यू पड़ी हुई है एम्प्टी, जो कि एक स्ट्रिंग है। ठीक हो गया जी। ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं। अच्छा, आपका ये जो कंस्ट्रक्टर है ये चल गया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो दो स्टेटमेंट्स थी वो चल गई, इसके बाद और कोई स्टेटमेंट नहीं है, लिहाजा ये स्टूडेंट क्लास का ये जो कंस्ट्रक्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया। तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वापस वहीं जाएगी जहां से ये स्टूडेंट क्लास के इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया था। तो भाई कंस्ट्रक्टर को तो यहां से कॉल किया गया था, रिमेनिंग अब तो इस स्टेटमेंट के अंदर वो कुछ भी नहीं बचा। तो अब बारी है अगले स्टेटमेंट की। अगली स्टेटमेंट में हम यहां पे लिख रहे हैं जनाब न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। अब जरा गौर से देखना, ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, चाहे आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, चाहे आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, ये जो कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। लेकिन यहां पे जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसको मैं दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूं, एक है 120 एन इंटीजर और एक है स्ट्रिंग हारिस। अब पहली वैल्यू 120 और दूसरी वैल्यू हारिस के साथ क्या होगा, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस स्टूडेंट क्लास के इस कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन पे चले जाते हैं, क्योंकि जब आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जाहिर सी बात है ये जो आपका जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसकी डेफिनेशन चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रख लें, पहली वैल्यू है 120, दूसरी वैल्यू है हारिस। तो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहां पे है, ठीक है। वो जो 120 वैल्यू है वो इस आर में आके स्टोर हो जाएगी, और जो हारिस वैल्यू थी वो इस वेरिएबल एन में आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और फिर आर की वैल्यू जो है वो ये जो ऑब्जेक्ट अभी इस टाइम पे जो बन रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट के रोल नंबर फील्ड के अंदर 120 वैल्यू चली जाएगी जो कि आर की वैल्यू है। और आर की वैल्यू कहां से असाइन हुई है, आर की वैल्यू आपने मेन फंक्शन से भिजवाई है, आपने यहां पे ये वैल्यू पास ऑन की है 120 और हारिस। और जब ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो आपकी ये 120 वैल्यू जो है वो आर में आएगी, हारिस जो है वो एन में आएगी वैल्यू इस वेरिएबल में, और आर की वैल्यू 120 इस नए ऑब्जेक्ट के रोल नंबर फील्ड में चली जाएगी, और इस नए ऑब्जेक्ट के स्टूडेंट नेम फील्ड के अंदर हारिस वैल्यू चली जाएगी। आपका जब ये कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो कंट्रोल जो है ना वो वापस जाएगा मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो मेन फंक्शन में यहाँ पे कंट्रोल आएगा, और इसके बाद आपकी दो स्टेटमेंट्स चल चुकी है, अब आपकी तीसरी स्टेटमेंट चलेगी। अब जो तीसरी स्टेटमेंट है, तीसरी स्टेटमेंट पे जाने से पहले मैं आपको जरा ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली बता देता हूं कि अब क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि अब तो आपके दो ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है उसका रेफरेंस S1 में पड़ा है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस जो है वो S2 के अंदर पड़ा है। तो ग्राफिकली डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाता हूं कि अब इस टाइम पे आपकी क्या सिचुएशन है, आपके कितने ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं।
ओके, नाउ द सिचुएशन इज लाइक दिस कि एक ऑब्जेक्ट आपका जो है वो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाया था, उसका रेफरेंस S1 में पड़ा है, उसके रोल नंबर फील्ड में 0 वैल्यू पड़ी है, स्टूडेंट नेम फील्ड के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है एम्प्टी। ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका रेफरेंस जो है वो S2 के अंदर पड़ा है और इसके रोल नंबर फील्ड के अंदर वैल्यू पड़ी है 120 और इसके स्टूडेंट नेम के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है हारिस। दोबारा वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट जो है हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, न्यू स्टूडेंट S1। हम यहाँ पे एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं जिसको हम पास कर रहे हैं स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल या स्टूडेंट जो आपकी स्टूडेंट टाइप की जो क्लास है, जो स्टूडेंट आपकी जो क्लास है उसी का ही हम एक रेफरेंस वेरिएबल जो है उसको पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास चूंकि 3 किस्म के कंस्ट्रक्टर्स हैं तो यहाँ पे ये S1 ऑब्जेक्ट जो होगा जो कि आपका ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है इसी का रेफरेंस जो है हमने इसको पास कर दिया है इस कंस्ट्रक्टर को। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो बेसिकली S1 की ही कॉपी होगी। S1 की कॉपी का मतलब ये है कि S1 वेरिएबल के जो डेटा मेंबर्स हैं, S1 वेरिएबल के जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज होंगी वो आपके इस नए ऑब्जेक्ट की भी वही वैल्यूज होंगी, यानी कि जो नया ऑब्जेक्ट आपका बनेगा उसकी भी रोल नंबर फील्ड की वैल्यू 0 होगी और स्टूडेंट नेम की वैल्यू एम्प्टी होगी, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। हम इस ऑब्जेक्ट की क्या बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं। तो इसका वर्क फ्लो, इसकी एग्जीक्यूशन जरा देख लेते हैं। न्यू स्टूडेंट S1, आपने यहां से रेफरेंस में क्या पास किया, S1 ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस पास किया, ठीक है। तो सीधा चलते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है, आपने पास किया S1 का रेफरेंस, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया, तो रेफरेंस जो होगा ना वो यहां पे आके स्टोर होगा। अब देखें S1 जो है उसका यहां पे मेन फंक्शन में देख लेते हैं, S1 की जो डेटा टाइप है ना वो स्टूडेंट है, S1 की डेटा टाइप स्टूडेंट है। तो S1 जो आपने पास किया है वो इस वेरिएबल S में आके स्टोर हो सकता है बिकॉज इसकी टाइप भी क्या है, स्टूडेंट है। ओके, नेक्स्ट हम कहते हैं यार S डॉट रोल नंबर। अब S में क्या पड़ा हुआ है, S में तो यहां पे क्या आके कॉपी हुआ था, इसमें कॉपी हुआ था S1 का रेफरेंस कॉपी हुआ था, मींस के S डॉट रोल नंबर का मतलब है कि S1 का रोल नंबर उसकी वैल्यू। तो यहां पे हम देख लेते हैं कि S1 के रोल नंबर फील्ड की क्या वैल्यू है, 0। ऑल राइट, तो ये जो 0 वैल्यू होगी वो इस तीसरे ऑब्जेक्ट, जो नया ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो अभी, उसके रोल नंबर फील्ड में भी क्या चली जाएगी, वैल्यू 0। इसी तरीके से S डॉट स्टूडेंट नेम का मतलब है S में किसका रेफरेंस पड़ा है, S में पड़ा हुआ है S1 का रेफरेंस, और S1 का रेफरेंस कहां से कॉपी हुआ है, S1 का रेफरेंस आपने यहां पे पास किया है ना, तो ये S1 जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस S1 में पड़ा है उस वो रेफरेंस जो है वो यहां पे इस वेरिएबल S में आके कॉपी हो गया, और S डॉट स्टूडेंट नेम का बेसिकली मतलब ही S1 डॉट स्टूडेंट नेम है। तो अब हम देख लेते हैं कि S1 जो है जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस S1 में पड़ा है उसके स्टूडेंट नेम फील्ड में या इस वेरिएबल में क्या वैल्यू पड़ी है, इसमें वैल्यू पड़ी है जी एम्प्टी। तो यही वैल्यू एम्प्टी ये आपके इस नए ऑब्जेक्ट जो तीसरा ऑब्जेक्ट है इसके स्टूडेंट नेम फील्ड के अंदर भी यही वैल्यू चली जाएगी एम्प्टी। और इसके बाद आपका ये कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया, तो इसलिए आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो वापस वहीं पर ही जाएगी जहां से प्रोग्राम जो है वो आपका मेन फंक्शन के अंदर वहीं पर ही जाएगी जहां से मेन फंक्शन जो था वो रुक गया था। तो मेन फंक्शन यहां से रोका था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी स्टूडेंट S4, स्टूडेंट S4 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट S2, ठीक है। लेकिन इस पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस टाइम पे ग्राफिकली मैं आपको बताता हूं कि इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, कितने ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं और उन ऑब्जेक्ट्स की जो वेरिएबल्स हैं उनकी क्या क्या वैल्यूज हैं वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, एक का रेफरेंस S1 में, एक का रेफरेंस S2 में, और ये अभी अभी जो नया ऑब्जेक्ट बना है जो कि बेसिकली S1 ही की कॉपी है, तो जिसका रेफरेंस S3 में पड़ा है, तो दिस इज योर न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपके 3 ऑब्जेक्ट्स तो बन गए। अब दोबारा चलते हैं मेन फंक्शन में और यहाँ पे हम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका रेफरेंस होगा S4 में स्टोर, और ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि S2 की कॉपी होगी, जैसे हमने यहाँ पे अभी S1 की कॉपी बनाई ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे S2 की कॉपी बना रहे हैं, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ना आपका S2 जो कि ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, मैं इसका रेफरेंस इसको पास कर रहा हूं, तो आपका बेसिकली जैसे यहां पे कॉपी कंस्ट्रक्टर चले तो इधर भी आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर ही चलेगा, लेकिन उसको अब रेफरेंस कौन सा पास ऑन हो रहा है, S2 का, ठीक है, S2 वेरिएबल का रेफरेंस पास होगा। तो हम दोबारा चलते हैं अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरफ। यहां पे स्टूडेंट S जब आपका ये कंस्ट्रक्टर चलेगा
तो आपने वहां से S2 का रेफरेंस भेजा है, S2 का रेफरेंस जो है वो इस S में आके कॉपी हो जाएगा, और S डॉट रोल नंबर का मतलब है अभी यहाँ पे S2 का रोल नंबर, S2 का रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि S2 के रोल नंबर में क्या वैल्यू पड़ी है। S2 के रोल नंबर में तो वैल्यू पड़ी है 120, तो ये 120 जो होगी वैल्यू, ये नए ऑब्जेक्ट जो चौथा ऑब्जेक्ट है इसके रोल नंबर फील्ड में स्टोर हो जाएगी। और इसी तरीके से S डॉट स्टूडेंट नेम का मतलब है कि S में तो चूंकि S2 का रेफरेंस पड़ा हुआ है, तो लिहाजा यहां पे S2 डॉट स्टूडेंट नेम, तो S2 डॉट स्टूडेंट नेम में देखते हैं क्या वैल्यू पड़ी है जी, हारिस वैल्यू पड़ी है। तो यही हारिस वैल्यू जो है वो स्टूडेंट नेम फील्ड में जाके स्टोर हो जाएगी ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट, मींस के S2 की कॉपी बन जाएगी यहां पे। तो डायग्रामेटिकली देखते हैं कि आपका ये जो S4 ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पे बना है, उसकी क्या सिचुएशन होगी। ओके जी, तो ये आपके पास चार ऑब्जेक्ट्स बन गए। पहला ऑब्जेक्ट इसका रेफरेंस S1 में पड़ा है, दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस S2 में, S3 में एंड सो ऑन। ये आपका वो चौथा ऑब्जेक्ट है जो कि आपका बना है जिसका रेफरेंस S4 में पड़ा हुआ है। और अगर आप इसको देख लें तो ये बेसिकली S2 ही की कॉपी है। S2 के रोल नंबर में 120, यहाँ पे भी 120, S2 के स्टूडेंट नेम में हारिस, यहाँ पे भी हारिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो यहाँ पे जो है वो S1 की कॉपी बन गई। ये जो है ये बेसिकली S1 की ही कॉपी है। ठीक है जी, ओके। इसके बाद जब आपका ये कंस्ट्रक्टर जब चल चुका होगा तो आपके प्रोग्राम का जो कंट्रोल होगा वो वापस यहीं पर ही आएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जी system.out.println viewing details of S1 स्टूडेंट, और इसके बाद हम कहते हैं S1 डॉट प्रिंट। तो प्रिंट फंक्शन आपका चलना शुरू हो जाएगा, और प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट फंक्शन के अंदर जो है वो आउटपुट स्टेटमेंट है, द नेम ऑफ स्टूडेंट इज गेट स्टूडेंट नेम, मतलब कि फंक्शन कॉल करो गेट स्टूडेंट नेम फंक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइजेस के यहां पे प्रिंट फंक्शन जो है उसको कॉल किसने किया है। भाई प्रिंट फंक्शन को तो कॉल किया है यहाँ पे S1 डॉट प्रिंट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, उस ऑब्जेक्ट ने जिसका रेफरेंस S1 में पड़ा है। तो लिहाजा यहां पर जो गेट स्टूडेंट नेम फंक्शन जो कॉल होगा, ये कॉल होगा उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसका रेफरेंस S1 में पड़ा है, और गेट रोल नंबर फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा जिसका रेफरेंस S1 में पड़ा है। तो हम देख लेते हैं बारी बारी। गेट स्टूडेंट नेम क्या करेगा, यहाँ पे आपका गेट स्टूडेंट नेम फंक्शन है, या फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, तो आपका ये फंक्शन चलना शुरू होगा, और इसमें लिखा है भाई रिटर्न करो स्टूडेंट नेम, रिटर्न करो स्टूडेंट नेम। जनाब आपके पास तो यहाँ पे चार ऑब्जेक्ट्स हैं, किस ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट नेम रिटर्न करूं, भाई उस ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट नेम रिटर्न करो, उस ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट नेम रिटर्न करो जिसके रेफरेंस ने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, जिसके रेफरेंस ने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया था। तो किसने कॉल किया था, इस ऑब्जेक्ट ने जिसका रेफरेंस S1 है। तो S1 जब ये गेट स्टूडेंट नेम कॉल होगा तो ये आपको रिटर्न करके देगा स्टूडेंट नेम। किसका स्टूडेंट नेम, S1 का स्टूडेंट नेम। तो S1 के स्टूडेंट नेम में तो 0 पड़ा है। इसी तरीके से यहां पे आपका जब गेट स्टूडेंट नेम फंक्शन जब चल जाएगा तो कंट्रोल दोबारा वहां पे आएगा प्रिंट फंक्शन के अंदर, और यहां पे आपको स्टेटमेंट प्रिंट होगी द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, और गेट रोल नंबर, भाई किसका रोल नंबर गेट करना है, ठीक है, S1 का। तो यहाँ पे ये जो है ना गेट रोल नंबर, जैसे ही कॉल होगा ये फंक्शन चलेगा गेट रोल नंबर ये वाला, और ये रिटर्न करेगा आपको क्या चीज, रोल नंबर। किसका रोल नंबर, S1 का रोल नंबर। देख लेते हैं S1 के रोल नंबर में क्या पड़ा है, S1 के रोल नंबर में 0 पड़ा है। तो जब ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट स्टेटमेंट जब चल चुकी होगी तो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा द नेम ऑफ स्टूडेंट इज एम्प्टी, द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 0, बिकॉज S1 के रोल नंबर में 0 पड़ा है और S1 के स्टूडेंट नेम में एम्प्टी वैल्यू पड़ी है। मैं आउटपुट में आपको दिखा भी देता हूं, इस तरीके से आप देख लें। यहां पे देखें, सबसे पहले तो ये जो आउटपुट स्टेटमेंट है कि जी व्यूइंग डिटेल्स ऑफ S1 स्टूडेंट, ठीक है, ये प्रिंट हुआ व्यूइंग डिटेल्स ऑफ S1 स्टूडेंट, द नेम ऑफ स्टूडेंट इज एम्प्टी, द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 0। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे system.out.println viewing details of S2 स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको viewing details of S2 स्टूडेंट, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है जैसे हमने S1 स्टूडेंट की डिटेल्स देखी है उसी तरीके से हमने जो आपका स्टूडेंट है जिसका रेफरेंस S2 में पड़ा है, अब हम उसका प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे। जब प्रिंट फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन में हम चले जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा द नेम ऑफ स्टूडेंट इज गेट स्टूडेंट नेम। तो गेट स्टूडेंट नेम फंक्शन कॉल होगा और गेट स्टूडेंट नेम फंक्शन जब यहाँ पे चलेगा तो ये रिटर्न करेगा आपको स्टूडेंट नेम।
किसका स्टूडेंट नेम? भाई उस ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट नेम जिसका रेफरेंस S2 के अंदर पड़ा है, बिकॉज अभी इस प्रिंट फंक्शन को S2 ने कॉल किया है, ठीक है। तो S2 जो आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसका रेफरेंस S2 में पड़ा है, उस ऑब्जेक्ट के रोल नंबर फील्ड की वैल्यू है 120 और उसके स्टूडेंट नेम की वैल्यू है हारिस। तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट विंडो के अंदर ये प्रिंट फंक्शन जो है ये प्रिंट करके देगा कि द नेम ऑफ स्टूडेंट इज हारिस, द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 120। इसी तरीके से अब चूंकि टाइम शॉर्ट है तो इसलिए मैं इसको जो है ना अभी जल्दी जल्दी वाइंड अप करता हूं। ये S3 जो है ना ये एक्चुअली S1 की ही कॉपी है। S3 जो है जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस S3 में पड़ा है ये उस ऑब्जेक्ट की कॉपी है जिसका रेफरेंस S1 के अंदर पड़ा है। ये हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जो डिटेल्स आपकी S1 की हैं, जो डिटेल्स आपकी S1 की हैं, ठीक है, यहां पे जैसे लिखा हुआ है ना व्यूइंग डिटेल्स ऑफ S1 स्टूडेंट, नेम क्या है एम्प्टी, रोल नंबर क्या है 0, उसी तरीके से व्यूइंग डिटेल्स ऑफ S3 स्टूडेंट, नेम यहां पे क्या दिखा रहा है एम्प्टी, रोल नंबर क्या दिखा रहा है 0, और उसके बाद आखिर में हमने यहां पे लिखा है व्यूइंग डिटेल्स ऑफ S4 स्टूडेंट। तो चूंकि ये जो आपका चौथा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका रेफरेंस S4 में पड़ा है, ये तो S2 की कॉपी है। तो जो वैल्यूज S2 के रोल नंबर और स्टूडेंट नेम में वही वैल्यूज S4 के रोल नंबर और स्टूडेंट नेम के अंदर है। तो आपको यहाँ पे जो है अगर आप देख पाए तो ये जो है यहाँ पे जहां पे लिखा है ना व्यूइंग डिटेल्स ऑफ S2 स्टूडेंट, नाम हारिस है, रोल नंबर 120 है। उसी तरीके से यहाँ पे जो S4 है, चूंकि वो S2 की कॉपी है, तो इसलिए यहाँ पे व्यूइंग डिटेल्स ऑफ S4 स्टूडेंट, नेम आपको हारिस दिखा रहा है और रोल नंबर आपको 120 दिखा रहा है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, इसको अभी वाइंड अप कर देते हैं आज की क्लास, ठीक है। मेक श्योर कर लें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, कोड विद फैसल को। यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, आपको स्टार्ट में भी बताया था कि इस जगह पे आपको सब्सक्राइब का एक बटन नजर आ रहा होगा। जब ये यूट्यूब के अंदर जब ये वीडियो चल रही होगी तो आप इस बटन को क्लिक कर लें ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और जो भी वीडियोज इसके अंदर अपलोड हो रही होंगी तो आप इसको फिर इजीली देख सकें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।